हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीडीसी नर्सिंग क्लासेस पे। और बच्चों, इस टाइम हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीनेट एंट्रेंस एग्जाम की, जिसमें हम लोग फिजिक्स के पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। और मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूं, जो भी हमारे एमसीक्यूज लास्ट ईयर्स आए हुए हैं और जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें इस सीरीज में हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट को कंप्लीट किया, मोशन इन अ प्लेन को कंप्लीट किया और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट कर रखा है अभी तक। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं हर कंपटीशन में, लगभग जो भी फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम्स हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि इसमें क्या क्या डेफिनेशंस हो सकती हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बेटा डिस्कस कर लेते हैं लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास हो सकते हैं, उनको देखते हैं। तो पहले बेटा हम लोग देखते हैं इसमें वर्क क्या होता है। तो वर्क में हम लोग देखेंगे जो वर्क है हमारा, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं और क्या उसकी डेफिनेशन हो सकती है। वर्क मतलब क्या होता है बेटा? वर्क मतलब कार्य। अब कार्य आप कब कर पाएंगे? कार्य के लिए क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा होनी चाहिए? जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई पिंड है, इस पे मैंने बल लगाया, फोर्स लगाया और ये इसी दिशा में क्या करने लगा? एक्सीलरेट करने लगा, मतलब अपनी वेलोसिटी को क्या करने लगा? चेंज करने लगा। जैसे आप एक फुटबॉल को रख दिए ग्राउंड में और उसको धीरे से पुश कीजिए तो धीरे धीरे वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब फुटबॉल का या वॉलीबॉल का कुछ मास होगा जो आपने उसको ग्राउंड पे रखा है। तो वर्क का मतलब क्या होगा कि जब आपने कुछ फोर्स लगाया, यानी कुछ बल उस पर आरोपित किया, उस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। तो मतलब बल विस्थापन जो होता है हमारा, वो क्या होता है? वो होता है हमारा कार्य। समझ पा रहे हैं बेटा? क्या होता है कार्य? जो हमारा कार्य, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? बल गुणे विस्थापन। और इसकी हम यूनिट भी देख लेते हैं। जो कार्य का यूनिट होगा, मतलब हम इसका मात्रक अगर देखेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक बेटा क्या होता है? न्यूटन। और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का मात्रक कितना होता है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन किस मात्रक में होगा, किस यूनिट में होगा? वो मीटर में होगा। तो इसका जो यूनिट होगा वो कितना हो जाएगा? न्यूटन और मीटर। अब चूंकि साइंटिस्ट ने इसको अपने नाम पे रखा और इसका दूसरा जो यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल होता है, जिसको हम लोग स्मॉल लेटर, एक सिंगल लेटर से जे में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दो हमारे पास इसके यूनिट आ गए। और ये बेटा हमारे पास यूनिट कौन से हैं? ये एसआई यूनिट बोले जाते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, जो मतलब सर्वमान्य होते हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट या फिर इंटरनेशनल यूनिट। तो वो हमारा जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। अब इसके और हम थोड़ा सा इसको एक्सप्रेस करते हैं और इस पे हल्का सा ये देखेंगे कि हम लोग इसमें क्या और डेफिनेशन हो सकती है। W इज इक्वल टू और भी हो सकता है F डॉट S। अगर ये भी एक क्वांटिटी, ये भी क्या है? फोर्स हमारी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? एक बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। तो F डॉट S ये भी हमारा क्या हो जाएगा? दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया था कि A डॉट B जो होता है हमारा क्या होता है? मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इंटू कितना होता है बेटा? कॉस थीटा। और थीटा क्या है? थीटा A और B के बीच का एंगल है। डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरह से लिखते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। एक तो इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, मतलब सदिश अदिश राशियों का गुणन। तो वर्क जो है हमारा किस तरह की क्वांटिटी होगी? देखो F डॉट S ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो कार्य है हमारा वो कैसी क्वांटिटी हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। कार्य कैसा क्वांटिटी हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो कार्य को लेकर के हमने दो तीन चीजों को देखा। एक तो कार्य का फॉर्मूला देखा, कितना होता है? बल गुणे विस्थापन। दूसरा हमने क्या देखा कि जो कार्य का एसआई यूनिट, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, वो कितना है? जूल या फिर न्यूटन मीटर है। और तीसरा हम लोगों ने क्या देखा कि जो कार्य है उसका वो जो होता है हमारा क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, ना कि एक सदिश राशि। इसके पास केवल परिमाप होता है, दिशा नहीं होती है। हम लोग अदिश और सदिश राशियों में डिस्कस कर चुके हैं। जिन राशियों के पास परिमाप और दिशा दोनों होता है
जिन राशियों के पास परिमाप और दिशा दोनों होता है वो हमारी क्या कहलाएंगी, सदिश या फिर वेक्टर क्वांटिटीज। और जिनके पास केवल परिमाप, केवल मैग्नीट्यूड होता है वो हमारी क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज। और उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा था कि जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, जो सदिश राशियां होती हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है, विस्थापन हो गया, बल हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेग हो गया। और जो स्केलर यानी अदिश राशियां हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, दूरी हो गया, चाल हो गया। तो ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण किसके होंगे, अदिश राशियों के होंगे। अब इसमें आगे हम लोग एक फोर्स को भी एक बार देख लेते हैं रिवाइज करने के लिए कि फोर्स का जो परिभाषा होगा, फोर्स का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा। तो फोर्स यानी बल, फोर्स हमारा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो होता है ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। और फोर्स का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स हो जाएगा न्यूटन, या फिर एक दूसरा इसका यूनिट होता है किलोग्राम, या इसका दूसरा जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास और एक्सेलरेशन का यूनिट कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो। और फोर्स जो है हमारा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। इसको जब हम लोग फोर्स को नोटिस करेंगे तो इसको दिशा और परिमाप दोनों की जरूरत लगेगी। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है। वेक्टर मतलब सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। बल क्या है, बल एक सदिश राशि है। फोर्स मतलब बल, तो बल हमारे पास कैसी राशि हो गया बेटा, सदिश राशि हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा, जो न्यूटन ने, कल हम लोगों ने देखा था कि न्यूटन ने कुछ इक्वेशंस दी हैं जिनसे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी पिंड का गति निकाल सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। और उसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, कितना एक्सेलरेशन कितना हुआ उसका। तो ये सारी चीजें हम लोग किसमें निकाल सकते हैं, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन में। लेकिन इसके साथ साथ न्यूटन ने क्या दिया, कुछ लॉज भी दिए, कुछ नियम भी दिए कि किस तरह से कोई वस्तु गति करती है या फिर स्थिर होगी तो उसको लेकर के क्या परिभाषा हो सकती है। तो आइए उसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग देखेंगे न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या है ये, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। तो यही हमारा टॉपिक भी है बेटा। तो लॉज ऑफ मोशन में पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेटा इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ क्या बेटा, इनर्शिया। इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, या फिर इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम सुना होगा आपने, इस नियम को बहुत बेसिक क्लास से पढ़ाया जाता है। तो ये क्या है, हमारा जड़त्व का नियम हो गया। तो जड़त्व का नियम क्या होता है, अब देखो बेटा, जैसे ये मार्कर है हमारे पास, तो ये क्या है, स्थिर है, तो ये स्थिर ही रहेगा। ये क्या होगा, स्थिर ही रहेगा। और अगर ये कोई दूसरा पिंड है जो चल रहा है, जो गतिमान है, तो वो गतिमान ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ओवरऑल अगर जो हम कंक्लूजन निकालें कि जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। जो वस्तु जिस अवस्था में है वो अगर रुकी है तो वो रुकी रहना चाह रही है, अगर चल रही है तो वो चलते ही रहना चाह रही है। तो न्यूटन के इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। समझ में आई बात। जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। अब जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि अगर जो हम बस से उतरते हैं तो क्या होता है, हमको अगर हम आगे नहीं चलते, एकदम रुक जाते हैं तो गिर जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो शरीर था वो कैसा चल रहा था, बस के साथ मूव कर रहा था। अचानक से हम रुक गए, बस तो चली गई लेकिन रुक गए। अब हमारा तो हम बॉडी हमारी मोशन में तो नहीं रहे, तो क्या होगा, अचानक से हम आगे की तरफ गिर जाएंगे। तो इसका मतलब और भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे आपने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा कि आप जब कंबल को झाड़ते हैं स्टिक से तो धूल बाहर आ जाती है। होता क्या है बेटा, धूल पे जमी, जो कंबल में जमी हुई धूल है, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो धूल क्या करेगी, अपने बाहर आने का क्या करेगी, अपोज करेगी, विरोध करेगी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग जो धूल है वो हमारी कैसी है, रेस्ट पोजीशन में है, विरामावस्था में है।
और जब हम उस पर बल आरोपित करेंगे तो सारी धूल कैसी आ जाएगी, उसका अपोज करेगी, और अपोज करने के लिए क्या करेगी, रिएक्शन देगी। जब रिएक्शन देगी स्टिक लगाने से तो क्या होगा, सारी की सारी डस्ट बाहर आ जाएगी। तो ये हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं इनर्सिया को लेकर के। तो इनर्सिया, वैसे तो 3 तरह की इनर्सिया होती है, इसको हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्सिया ऑफ रेस्ट और इनर्सिया ऑफ मोशन। इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे अर्थ है ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसका इनर्सिया कैसा हो गया, सर्कुलर, मतलब उसका जो इनर्सिया हो गया वो क्या हो गया, सर्कुलर इनर्सिया या इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। दूसरा इनर्सिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जैसे पेड़ है, पेड़ एकदम रुका हुआ है तो उसका इनर्सिया क्या है, इनर्सिया ऑफ रेस्ट। ट्रेन या फिर नदी बह रही है तो उसका इनर्सिया क्या है, इनर्सिया ऑफ मोशन है। तो 3 तरह के इनर्सिया हो सकते हैं बेसिकली, एक तो इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, किसी दिशा में इनर्सिया, या फिर इनर्सिया ऑफ रेस्ट, किसी पोजीशन में, मतलब विरामावस्था में जड़त्व का नियम, या फिर गति में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका इनर्सिया ऑफ क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास पहला नियम। दूसरा नियम जो उन्होंने दिया, न्यूटन ने दिया, उन्होंने क्या बोला कि जो दूसरा नियम होगा उसमें क्या है, आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि आप जैसे फुटबॉल तो थोड़ा बहुत आप सभी ने खेला होगा, तो उसमें एक चीज नोटिस की होगी आपने, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें एक चीज नोटिस की होगी, जैसे एक फुटबॉल रखा हुआ है तो ये क्या होगा, इस पे जितना आप फोर्स लगाएंगे, इस पे जितना बल आरोपित करेंगे, मान लो इसका मास कितना है, m है, इसका मास कितना है, m है, मास इज द m इज द मास ऑफ दिस फुटबॉल। ठीक है, इस फुटबॉल का जो मास है वो कितना है बेटा, फुटबॉल का मास है m। अगर मैं इस पे जितना फोर्स लगाऊंगा उतनी ही तेजी से ये क्या करेगा, ये उतनी ही तेजी से त्वरण को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, उतना ही ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम को भी हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेंगे मोमेंटम को। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं, तो dp अपॉन dt हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F हो जाएगा। और यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, एक कांस्टेंट लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, dp अपॉन dt। अगर k का वैल्यू 1 मान लिया जाए तो F हमारा कितना हो जाएगा, dp अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, dt, और P हमारा क्या होगा, m इंटू v, जहां पर P क्या है, m इंटू v है। ठीक है ना बेटा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, इस इक्वेशन को यहां पर रख दूं मैं, तो क्या मुझे मिल जाएगा, d अपॉन डी टी ऑफ P की जगह क्या रखना है, m इंटू बी। अब मास तो बॉडी का चेंज नहीं हो सकता, जैसे पेन है, आप इसको कहीं भी किसी सिटी में ले जाइए, किसी दूसरे कंट्री में ले जाइए, लेकिन इसका मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो सकता है, वेलोसिटी। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m, और ये हो जाएगा dB अपॉन dt। और dB अपॉन dt को बेटा हम लोग लिख सकते हैं एक्सीलरेशन a, तो मास जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, m इंटू a, जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, क्या वही आ गया। क्या फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो फोर्स को लेकर के हमने देखा, फोर्स में क्या होगा, फोर्स हमारा क्या होता है, F इज इक्वल टू m इंटू a। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स का जो यूनिट है वो क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके बाद हम लोग बेटा एक बार मोमेंटम पे भी नजर डाल लेते हैं कि मोमेंटम हमारा क्या होता है, और उसके बाद इंपल्स एक और टर्म आता है कि 2-3 डेफिनेशन देखने के बाद हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा मोमेंटम क्या होता है। इसको जनरली बेटा डिनोट करते हैं हम लोग P से, और मोमेंटम हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो जो मोमेंटम है हमारा वो क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू v। अब देखो यहां पर जो मास है हमारा ये किस में लेंगे हम लोग, किलोग्राम में, और वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। तो मोमेंटम का जो SI यूनिट होगा, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का जो SI यूनिट होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ पा रहे हो। अब इसके बाद हम लोग एक इंपल्स टर्म और आता है, उसको भी देख लेते हैं। तो इंपल्स हमारा क्या होता है, इंपल्स, इंपल्स क्या है, इंपल्स
एक जनरल एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत नोटिस किया होगा कि जैसे कोई क्रिकेटर है, किसी बॉल को हिट करता है, तो बॉल जो है बहुत कम इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बैट को टच करती है और उसका इंपैक्ट जो होता है बहुत ज्यादा होता है। इट मीन्स कि बहुत कम टाइम में किसी बॉडी का इंपैक्ट जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा हो, तो उस फिनोमेना को, उस परिभाषा को हम लोग कैसे लेते हैं? इंपल्स में लेते हैं। उस परिभाषा को किस में लेंगे? इंपल्स में। तो इंपल्स हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू टाइम। कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू टाइम। और इंपल्स को एक तरह से और भी लिखते हैं, इंपल्स आई इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। ये क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है हमारा बेटा? फोर्स के इक्वल होता है। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P2 माइनस का P1। मान लो पहले मोमेंटम P1 था, बाद में मोमेंटम कितना हो गया? P2 हो गया। अच्छा, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा? न्यूटन और क्या हो जाएगा? सेकेंड। न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ इंपल्स। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या क्या हमारे पास क्वेश्चंस आए, ये हमारे पास डेटा हो गया। हम लोगों ने एक बार शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। जो वर्क होता है हमारा क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क हमारा क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो होता है वो कितना होता है? जूल होता है या फिर कितना होता है? न्यूटन मीटर होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा फोर्स क्या होता है। फोर्स हमारा क्या है? बल गुणे मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू M इंटू ए हो जाएगा। इसके एक फॉर्मूले एक बार लिख लेते हैं। कितना होगा? F इंटू एस, एस इज द डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद फोर्स, फोर्स कितना हो जाएगा? M इंटू ए। उसके बाद हम लोगों ने देखा मोमेंटम, मोमेंटम हमारा P से डिनोट करते हैं हम लोग। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? M इंटू वी। और इंपल्स जो होगा उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? F इंटू डी टी। या फिर इसका एक फॉर्मूला और हो जाएगा I इज इक्वल टू P2 माइनस P1। यहां पर हम लोग फोर्स का एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू डीपी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना ही मोमेंटम में क्या आएगा? चेंज आएगा। तो इतने सारे डेटा के साथ अब हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस को। एक एक करके हम लोग बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो बेटा आता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, लॉ ऑफ इनर्शिया इज नोन एज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो जड़त्व का नियम है वही न्यूटन का पहला गति का नियम है। तो किसमें क्या आ जाएगा? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन तो हो नहीं सकता। लॉ ऑफ इनर्शिया इज द करेक्ट ऑप्शन। लॉ ऑफ फोर्स भी नहीं हो सकता और लॉ और मोमेंटम भी हमारा क्या होगा? गलत होगा। तो जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो क्या हो जाएगा बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्या है बेटा क्वेश्चन? कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट गेन्स एनर्जी, रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अभी हम लोगों ने बेटा एग्जांपल लिया कि अगर हम किसी ब्लैंकेट को ले और उसमें जमी हुई धूल को साफ करना चाहें स्टिक से, तो सारी धूल क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। तो क्या होगा? जैसे ही हम स्टिक को ये ब्लैंकेट पे ऐसे पुश करेंगे इसको, ठीक है, इस पे अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? जिसमें इसमें जमी हुई धूल क्या हो जाएगी? ये रेजिस्ट करेगी बाहर आने के लिए। और जब ये रेजिस्ट करेगी तो इसका मतलब क्या है? ये अपोज कर रही है लगने वाले फोर्स का। इट मींस जो इनर्शिया है हमारा वो क्या करता है? इट रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये मोशन में होगा तो अगर उस पर बल लगाएंगे तो रुकने का अपोज करेगा, अगर रेस्ट में है तो चलने का अपोज करेगा, अगर डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन के चेंज होने का क्या करेगा? अपोज करेगा। इट मींस वो ऐसी प्रॉपर्टी जो हमेशा अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने का क्या करती है? विरोध करती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला बेटा अभी हम लोगों ने क्या देखा? मास इंटू एक्सिलरेशन। क्या है? मास इंटू एक्सिलरेशन। और मास का फॉर्मूला एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और एक्सिलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका एक यूनिट होता है वो होता है हमारे पास न्यूटन। न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास दो इसके एसआई यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरा क्या है? न्यूटन है। क्लियर? इसका जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट क्या होता है? अगर किलोग्राम को किसमें लें? ग्राम में। मीटर को किसमें लें? सेंटीमीटर में। और सेकेंड तो सेकेंड में रहेगा। और या फिर इसको डाइन बोलते हैं।
ठीक है, या फिर इसका दूसरा यूनिट क्या होगा, डाइन होगा। तो इसमें क्या, कौन सा यूनिट पूछा गया बेटा, इसमें पूछा गया एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जो होगा हमारा, या फिर एमकेएस यूनिट इसको बोलते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन। इट मींस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। डाइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डाइन बेटा क्या है, सीजीएस यूनिट है। डाइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये सीजीएस यूनिट है। हमसे क्या पूछा गया, एसआई यूनिट, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूटन। इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, फोर्स इज अ, फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स को अप्लाई करने के लिए, जैसे मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो एक फिक्स डायरेक्शन में ये क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रिलेट्स, किसको रिलेट करता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। या फिर क्या हो जाएगा, या फिर आ जाएगा F इज इक्वल टू m इंटू ए। यही तो प्रूफ किया अभी हम लोगों ने। यहां पे P की वैल्यू रख दी, P इज इक्वल टू कितना होता है, मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू m इंटू v। यहां पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो फोर्स हमारा कितना आ जाएगा, ma आ जाएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट रिप्रेजेंट द फोर्स एंड एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, बल गुणे त्वरण। तो सी ऑप्शन हमारा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एक्सेलरेटेड एट 3 मीटर पर सेकेंड, देन द फोर्स। फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा बेटा, m इंटू ए। ये मेरे साथ सभी लोग क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे कौन सा कितना जल्दी आंसर निकाल ले रहा है। ठीक है, जो बच्चा बहुत जल्दी आंसर निकालेगा इसका मतलब वो बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर के अपनी पढ़ाई को कर रहा है। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m, मास कितना बेटा दे रखा है 2, और एक्सेलरेशन कितना है 3। तो हमारे पास जो फोर्स आएगा वो 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा 6 न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। तो हमारे पास क्या है आंसर, 6 न्यूटन। इट मींस आंसर फर्स्ट, क्या ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स दैट। हाँ, थर्ड लॉ को हम लोग देख लेते हैं एक बार। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तृतीय नियम। जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है वो क्या बताता है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, अगर हम किसी पिंड पे बल आरोपित करते हैं तो क्या होगा, ये बॉडी भी क्या करेगी, हम पे फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड नियम क्या है कि अगर कोई ये दो बॉडीज हैं, ये ए है और ये आपका बॉडी क्या है बी। अगर ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है, ए बॉडी बी पे फोर्स कितना लगा रही है F1, तो F1 ही फोर्स कौन लगाएगा, बी लगाएगी। किस पे लगाएगी, पहली बॉडी पे लगाएगी। तो इफ अ बॉडी अप्लाइज force on the second body, then second body also applies the same force on the first body। अगर पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स F1 लगा रही है तो विपरीत दिशा में दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे फोर्स लगाएगी। ये किसका नियम हो गया, न्यूटन का तीसरा नियम हो गया। इसके एग्जाम्पल देखिए, जब भी आप किसी को फायर करते हुए देखते होंगे तो क्या होगा, जैसे ही बुलेट आगे की तरफ जाती है, पीछे की तरफ गन क्या करती है, जर्क देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने आगे की तरफ फोर्स अप्लाई किया तो पीछे की तरफ भी एक रिएक्शन आया। इसको लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये हमारा जो है न्यूटन का तीसरा नियम है। दूसरा एक और चीज आपने नोटिस की होगा, जैसे आप रिवर के जब किनारे पे आते होंगे, नदी के किनारे पे नाव में बैठ के, और नाव पे ऐसे पैर रख के आप जंप करेंगे तो नाव क्या हो जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी और आप कहां जाएंगे, आगे की तरफ। मतलब आपने जैसे ही उस पे फोर्स लगाया, नाव ने क्या किया, जैसे ही नाव पे आपने फोर्स लगाया, नाव ने क्या किया, आप पे अपोजिट फोर्स लगाया, तो आप तो आगे की तरफ चले गए और आपने नाव को क्या कर दिया, पीछे की तरफ पुश कर दिया। इसका मतलब जितना फोर्स आपने नाव पे लगाया उतना ही नाव ने आप पे लगाया, जिससे कि आप आगे की तरफ जंप कर गए। तो ये हमारे एग्जाम्पल है एक्शन और रिएक्शन के, या फिर न्यूटन के लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। तो इसमें हम लोग बेटा देखते हैं कि इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ बिल्कुल, ये तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।
यही तो है एक्शन एंड रिएक्शन, यानी हम किसी फोर्स लगाएंगे, अगर हम किसी पिंड पे फोर्स लगाएंगे तो पिंड भी हमारी तरफ उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्स ऑन सेम बॉडी ऑन डिफरेंट बॉडी। अब देखो बेटा, अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया ए और बी को लेकर के कि अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है F1 तो बी भी किस पे लगाएगा फोर्स, ए पर लगाएगा, कितना लगाएगा उतना ही फोर्स। तो यहां पर बॉडी कितनी है, एक है या फिर दो है, कितनी बॉडी है, दो बॉडीज हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑन डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग वस्तुओं पर, एक ही वस्तु पे फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इतनी बात समझ गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रिक्शन एक्ट्स इन। देखो फ्रिक्शन का मतलब जो हमारा घर्षण है वो कैसे होता है, ये दो तल हैं हमारे पास, एक ये तल हो गया और ये एक तल हो गया। अब ये आगे की तरफ जाना चाह रहा है तो इस पे नीचे वाला तल क्या करेगा, पीछे की तरफ जाएगा। जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और एक सरफेस जो है आगे की तरफ मूव करती है तो दूसरी वाली जो सरफेस है वो किधर की तरफ जाती है, पीछे की तरफ जाती है। इस नियम को, इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण का नियम या घर्षण का सिद्धांत बोलते हैं। फ्रिक्शन एक्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो एक्स है वो किस डायरेक्शन में करेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शन किस में कैसे मूव करेगा, फ्रिक्शन कैसे वर्क करेगा, ये आगे की तरफ जा रहा है तो ये वाला जो सरफेस होगा वो किधर की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अब फ्रिक्शन देखो तीन तरह के होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है और एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। एक बार मैं इसको ऐसे ही शॉर्ट में बता दे रहा हूं। एक होता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। एक क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और तीसरा होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन। तो इनको ये हमारे फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, जैसे एक छोटा सा कोई बाइक या छोटी कार खड़ी है, आप उसको पुश कीजिए, हल्का सा पुश करेंगे वो आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगी, धीरे से आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करे, क्योंकि उसकी एक लिमिट थी कि कार के टायर्स आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, बहुत नीचे से उसको जमीन क्या कहती थी, टायर को पकड़े हुई थी, लेकिन आपने फोर्स ज्यादा लगाया तो कार धीरे से मूव करने लगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन का। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, कार चल रही है, हम लोग चल रहे हैं तो स्लीपर्स धीरे धीरे क्या होती रहती है, उनकी जो बॉटम सरफेस है धीरे धीरे डिक्रीज होती रहती है, डिके करती रहती है। तो ये भी किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। हमारे टायर क्यों घिस जाते हैं, क्योंकि रोड पे फ्रिक्शन लगता रहता है। तो काइनेटिक जब चलने पे फ्रिक्शन लगता है अपोजिट डायरेक्शन में तो हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब एकदम जमा हुआ, जैसे मैं ट्रक पे फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दूं तो ट्रक थोड़ी ना हट जाएगा, इसका मतलब ट्रक का जो स्टैटिक फोर्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा। और स्टैटिक फोर्स जो होता है हमारा काइनेटिक फोर्स से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें बेटा देखो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा अपोजिट टू द मोशन। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज, मोमेंटम का फॉर्मूला P is equal to m into b, the product of mass and velocity, that is known as the momentum। तो मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, सभी चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको आप साथ साथ में करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का एसआई यूनिट कितना हो जाएगा, मास इंटू कितना है, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। तो इसमें देखो बेटा मास हमारा क्या होगा, किलोग्राम में, और वेलोसिटी किसमें हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड में। तो यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये सारा कंटेंट अच्छे बच्चों तक पहुंच जाए जो अपनी प्रिपरेशन को शेप देना चाह रहे हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इंपल्स इज इक्वल टू, इंपल्स हमारे पास क्या है, IF इंटू dt। बहुत स्मॉल टाइम में जो फोर्स अप्लाई होता है, जब बहुत स्मॉल टाइम में जो बॉल है बैट से कांटेक्ट करती है और उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंपल्स। इंपल्स क्या होता है हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम। एक फॉर्मूला हम लोगों ने और देखा था, I इज इक्वल टू कितना होगा, P2 माइनस P1। तो चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो इंपल्स। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो हमारा कैसा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का एसआई यूनिट क्या होगा, फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, एफ इंटू कितना होगा dt। फोर्स का एसआई यूनिट कितना होता है, फोर्स का यूनिट कितना होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, और टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स, इंपल्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, क्या हो जाएगा बेटा न्यूटन सेकेंड। इट मींस N फॉर न्यूटन, S फॉर सेकेंड, B इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंबल्स को भी आपको देखना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को आप फिर से देखिएगा एक बार, उसमें हम लोगों ने सारे सिंबल्स को देखा था कि फंडामेंटल फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं उनके सिंबल्स क्या होते हैं, उनकी डायमेंशंस क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, अ बॉडी इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज, जो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मूव करती है, तो इसमें ये क्वेश्चन था मोशन इन अ प्लेन में, तो इस बॉडी का जो v वेलोसिटी से मूव करती है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी देखो इस डायरेक्शन में आ रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया इस डायरेक्शन में हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया इस डायरेक्शन में हो गया, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है कंटिन्यू चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड क्या रहती है कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकता, क्या हो जाएगा चेंजिंग स्पीड, चेंज स्पीड भी क्या रहती है कांस्टेंट रहती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा चेंजिंग वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रही है चेंज हो रही है, और वेलोसिटी हम लोग जानते हैं किस पे डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। जो हमारा स्पीड है उसमें क्या होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है डायरेक्शन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाई अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। डेटा देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। मास हमें कितना गिवन है 5 kg, मास कितना बेटा गिवन है 5 kg, और उसके बाद फोर्स कितना गिवन है एफ हमारे पास कितना है 20 न्यूटन। एक्सेलरेशन पूछा गया है, क्या पूछा गया है एक्सेलरेशन। साथ में लगाएंगे क्वेश्चन, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना गिवन है 20, मास कितना गिवन है 5, एक्सेलरेशन पूछा गया है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई पैरामीटर इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा डिवीजन में, तो 20/5 दैट इज इक्वल टू ए, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 4, इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आंसर कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपका अभी आंसर यही आया होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मींस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। न्यूमेरिकल साथ में लगाया करिए बेटा। A man jumps from a boat, pushes it backward. This is an example of, अभी हम लोगों ने एक्शन और रिएक्शन के लॉ को पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी भी क्या करती है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मैं किसी फोर्स लगा रहा हूं तो उस पे भी मेरे इस हैंड पे क्या लगाएगा वो बॉडी भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। जब बुलेट गन से निकलती है तो क्या होता है जर्क पीछे की तरफ लगता है और बुलेट आगे की तरफ मूव करती है, इसका मतलब क्या है एक्शन एंड रिएक्शन। जब आप नाव से जंप करते हैं आप पुश कर देते हैं, नाव आपको क्या कर देती है आगे की तरफ पुश कर देते हैं, और आप नाव को क्या कर देते हैं पीछे की तरफ। आपने फोर्स अप्लाई किया तो नाव पीछे चली गई, लेकिन आप पे भी नाव ने क्या फोर्स लगाया। तो जहां पर एक्शन और रिएक्शन मतलब जितना फोर्स आप आरोपित कर रहे हैं दूसरी बॉडी उतना ही फोर्स आप पे भी आरोपित कर रही है। तो इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूटन का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा A man jumps from, नाव से कूदते समय मनुष्य से पीछे धकेलता है। ये किसका उदाहरण है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का है, थर्ड लॉ का है, या फिर सेकेंड लॉ का थर्ड लॉ का है। फर्स्ट लॉ क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ क्या है कि संवेग के गति के नियम को, संवेग के परिवर्तन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स अप्लाई करने से जितना मोमेंटम चेंज होगा वो हमारा क्या होगा न्यूटन का सेकेंड लॉ आ जाएगा। F is directly proportional to dp upon dt, rate of change of momentum is directly proportional to applied force। क्लियर। तो ये हमारा क्या है सेकेंड, और एक्शन एंड रिएक्शन ये वाला क्या आ जाएगा हमारे पास न्यूटन का तृतीय नियम। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम इज,
कांस्टेंट होगा, जीरो होगा, इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। देखो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। हो सकता है कि इस तरह की थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपके माइंड से स्लिप कर जाए, लेकिन जो कॉन्क्रीट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो कभी भी वैनिश नहीं होता माइंड से। तो देखिए देखते हैं F इज इक्वल टू कितना होगा, dP अपॉन कितना होता है, dt। P हमारा क्या है, P इज इक्वल टू mv, और ये क्या है हमारे पास मोमेंटम। ये क्या हो जाएगा बेटा, मोमेंटम। P को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, सॉरी P से। तो P हमारा कितना हो गया, m इंटू वी हो गया। अब यहां से देखिए अगर फोर्स जीरो है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं अगर फोर्स जीरो है तो dP अपॉन कितना हो जाएगा, dt। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अगर ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये क्वांटिटी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब अगर फोर्स जीरो है, अगर फोर्स क्या है, ए फोर्स इज इक्वल टू जीरो, देन मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं, फ्रिक्शन इज, फ्रिक्शन क्या है, अ कांस्टेंट फोर्स, अ नॉन कांस्टेंट फोर्स, अ स्यूडो फोर्स एंड इंटरनल फोर्स। तो फ्रिक्शन हमारा किस तरह का फोर्स है, फ्रिक्शन में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन में कांटेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। अगर मैं स्लीपर को यहां से सरफेस को ऊपर कर दूं तो क्या फ्रिक्शन वर्क करेगा, नहीं करेगा। फ्रिक्शन की सरफेस किस में होनी चाहिए, कांटेक्ट में होनी चाहिए, तभी तो फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये कांटेक्ट वाला फोर्स है जिसमें संपर्क होना चाहिए, जिसमें बॉडी क्या होनी चाहिए, व्हेन टू बॉडीज कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर एंड वन फोर्स अप्लाई इन द फर्स्ट डायरेक्शन एंड अनदर फोर्स अप्लाइज इन द सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह से जो फोर्स एक्शन में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में क्या होगा, अ कांटेक्ट फोर्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आता है हमारे पास, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, इट्स एक्सेलरेशन इज, क्या दे रखा है बेटा, एक साथ लगाएंगे, हमारे साथ क्वेश्चन लगाएंगे, फोर्स कितना दे रखा है, फटाफट एक सेकंड में इसको लगाना है। तो ये F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। मास M इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 kg। देन F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M इंटू A। फोर्स कितना है, 10, मास कितना है, 2, क्या पूछा गया है, एक्सीलरेशन, ये कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 2, 2 5 10। तो एक्सीलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तो क्या राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, लार्जर द मास। अब देखो हम लोगों ने एग्जाम्पल में पढ़ा था, अभी एग्जाम्पल में देखा कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका इनर्शिया होगा। मैं एक छोटी सी कार जैसे ऑल्टो है तो उस पर फोर्स लगाऊंगा तो हो सकता है वो थोड़ा सा हिल डुल जाए, लेकिन अगर मैं ट्रक या फिर ट्रेन पे फोर्स लगाने लगूंगा तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो जरा सा भी मूवमेंट लेगी। तो इसका मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा, उतना ही उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर मैं किसी बिल्डिंग में फोर्स लगाने लगूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उसका उतना ही ज्यादा उसका अपोजिशन होगा, उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, उतना ही वो रेजिस्ट करेगी। तो यहां पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, लार्जर द मास मोर द इनर्शिया, उतना ही ज्यादा इनर्शिया क्या होगा, अधिक होगा, उतना ही ज्यादा इनर्शिया क्या होगा, अधिक होगा। लार्जर द मास उतना ही मोर क्या होगा, इनर्शिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं, स्यूडो फोर्स आर अपीयर्स इन, माया बल उत्पन्न होता है। अब देखो दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक होता है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
थोड़ा सा इनको एक बार देख लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हम जैसे एक्स और बाई प्लेन लें, तो ये हमारे पास एक्स हो गया, एक बाई हो गया हमारे पास बाई एक्सिस। तो अगर कोई बॉडी इस प्लेन में मूव करेगी और वो सारे न्यूटन के लॉ को फॉलो कर रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऐसा प्लेन, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स क्या हो जाएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के लॉज को होल्ड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जिसमें नियम नहीं काम करते हैं, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डजंट होल्ड, क्या करता है, ये डजंट होल्ड द लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को क्या करता है, होल्ड नहीं करता है। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, जो न्यूटन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस लॉज ऑफ मोशन को होल्ड नहीं करता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें क्या है, हमारे पास जो हमारा माया बल है वो किसमें नहीं उत्पन्न होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अजड़त्वीय फ्रेम, ठीक है, जो मतलब न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को होल्ड नहीं करता है, स्यूडो फोर्स या फिर हम इसको बोलते हैं माया बल, ठीक है, इसको फिक्सियस फोर्स भी बोलते हैं हम लोग। तो ये जो हमारा राइट ऑप्शन इसमें होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ हॉर्स pulls a cart, the cart also pulls the horse with equal and opposite force, the horse moves forward because, घोड़ा गाड़ी को खींचता है और गाड़ी भी उसी पर विपरीत बल लगाती है, फिर भी घोड़ा आगे बढ़ता है क्योंकि, तो ये किसकी वजह से होगा, देखो एक बेटा एक बॉडी ये है m जिसका मास है, और एक बॉडी क्या है दूसरी जिसका मास कितना है, इसका मान लो m1 मास है और इसका m2, और ये क्या है हमारे पास बॉडी a है और ये बॉडी क्या है, बी है। अगर ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है 5 न्यूटन का और ये बॉडी भी इस पे फोर्स कितना लगा रही है, 5 न्यूटन का, तो क्या बॉडी कहीं जाएगी, कहीं जाएगी। जैसे आपने एक रस्सी को लिया, जितनी तेजी से आप, जितने बल से आप इधर की तरफ रस्सी को खींच रहे हैं, और दूसरा आपका दोस्त है वो अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में रस्सी को इधर की तरफ खींच रहा है, ये इधर की तरफ खींच रहा है और इधर की तरफ, अगर दोनों बल क्या है, बराबर हैं, इधर भी 5 न्यूटन है और इधर भी क्या है 5 न्यूटन, तो रस्सी किधर की तरफ जाएगी, दोस्त किधर की तरफ जाएगा। इट मींस आप दोनों ही लोग क्या रहेंगे, एक ही पोजीशन में रहेंगे, ना तो आप इधर की तरफ बढ़ पाएंगे और ना ही आपका दोस्त इधर की तरफ बढ़ पाएगा। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी चल रही है, अगर अब मैं इसको क्या कर दूं, चेंज कर दूं, अगर कोई इसको क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, इसका मतलब इधर 5 लग रहा है और इधर की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, इधर किधर कितना फोर्स लगा दिया, 10 न्यूटन, तो ये क्या करेगा, इसको आगे की तरफ पुश कर देगा, इसको आगे की तरफ धकेल देगा। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा, अब कैसे फोर्स है, अब बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है, अब तो अनबैलेंस है, एक ज्यादा है और एक कम है, तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, देयर इज अ नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, जो असंतुलित बल है उसकी वजह से घोड़ा क्या करेगा, आगे की तरफ गाड़ी को खींचता हुआ चला जाएगा। तो अनबैलेंस फोर्स की वजह से ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, देयर इज अ नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो हमारे पास है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है हमारे पास, दैट इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, वो हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सही बेटा, इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा कौन सा होगा, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फोर्स, इनमें से कौन सा बल का प्रभाव नहीं है, चेंजिंग शेप, चेंजिंग डायरेक्शन, चेंजेस कलर, चेंजेस वेलोसिटी। देखो बोल फोर्स क्या क्या नहीं कर सकता। अब अगर मैं चेंजिंग शेप, अगर इसका शेप कितना है, इतना है, अगर मैं इस पे बल लगा दूंगा तो ये क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
दूसरी बात समझिए, चेंजिंग डायरेक्शन, अभी इसका डायरेक्शन इसमें है, मैंने फोर्स लगाया, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इधर की तरफ हो गया, तो फोर्स क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। नेक्स्ट चेंजिंग वेलोसिटी, अभी ये धीरे धीरे ऐसे जा रहा था और किसी ने इस पे फोर्स ऐसे लगा दिया तो इसका वेलोसिटी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब फोर्स लगाने से ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, हो रही हैं। लेकिन कलर, फोर्स लगाने से आप किसी को धक्का दे दोगे, इसका मतलब वो थोड़ी ना काले से गोरा थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। तो फोर्स क्या नहीं कर सकता है, आपको काले से गोरा नहीं कर सकता है या गोरे से काला नहीं कर सकता है। तो जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्स जो होगा वो हमारे क्या कर सकता है, फिजिकल चेंजेस कर सकता है। कैसे फिजिकल, मतलब शेप, साइज, एक्शन, ये सारी चीजें कर सकता है। वेलोसिटी चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है, लेकिन कलर चेंज नहीं कर सकता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास आ जाएगा सी ऑप्शन, जिसमें कि कलर चेंज नहीं होगा। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अ मूविंग ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, F इज इक्वल टू जीरो। अब लॉ ऑफ इनर्शिया पे एक बार फिर आते हैं, उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बल आरोपित नहीं होता। ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई पिंड स्थिर है, रेस्ट पोजीशन में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो चल रहा है तो क्या करेगा, चलता ही रहेगा। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स आरोपित नहीं होता है। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बॉडी रुकी हुई है, तो क्या करेगी, रुकी है, बिल्डिंग मतलब रुकी है तो रुकी है, जब तक इस पे बुलडोजर नहीं चलता है ना। अब अगर कोई इस बॉडी को आगे की तरफ मूव कराना है, अगर बॉडी चल रही है, मतलब इट मींस, अगर अब हम नदी का एग्जांपल देख रहे हैं, वाटर का फ्लो हो रहा है तो वो फ्लो ही होता रहेगा, अगर उसके बीच में कोई डैम नहीं आ जाता। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है। तो अगर बाह्य बल जीरो है तो बॉडी क्या करेगी, एक्सीलरेट, डीएक्सीलरेट तो नहीं करेगी। एक्सीलरेट कब होगा, जब फोर्स लगाएंगे तभी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। डीएक्सीलरेट कब करेगा, जब फोर्स अप्लाई कम करेंगे, है ना, फोर्स को कम करेंगे, तो ये भी फोर्स नहीं हो गया। कम टू रेस्ट, कम टू रेस्ट, रेस्ट में कब आएगी, जब चल रही होगी ना, जब फोर्स लगा के चल रही होगी तभी तो रेस्ट में आएगी। इसका मतलब कंटिन्यूज इन द सेम वेलोसिटी, एक समान गति से क्या करती रहेगी, चलती रहेगी, जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं होता है। सो अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 25 ये हमने अपने क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा वो वर्क, पावर एंड एनर्जी होगा। तो अभी तक आपने इस हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है जीडीसी नर्सिंग क्लासेस को, तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि ये जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये उन बच्चों तक भी पहुंच जाएं जो आपके फ्रेंड्स हैं और सारे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच क्लास।